एवरीवन, दिस इज़ ज्योति फ्रॉम दक्ष अकेडमी लाडवा एंड आज हम करेंगे फिज़िक्स की इंट्रो क्लास। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो फिज़िक्स वर्ड है वो कहाँ से डराइव हुआ है ना। तो ये जो हमारा फिज़िक्स वर्ड है ये हमारा ग्रीक लैंग्वेज के फ्यूजेस वर्ड से डराइव हुआ है। ठीक है, ये हमारा ग्रीक लैंग्वेज के, ग्रीक भाषा के फ्यूजेस वर्ड से डराइव हुआ है, जिसका क्या मतलब होता है, जिसका मतलब होता है नेचर, जिसका क्या मतलब होता है नेचर या फिर प्रकृति। तो इसकी मीनिंग से डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि साइंस की जिस ब्रांच के अंदर आप किसके बारे में पढ़ते हो, नेचर के बारे में पढ़ते हो, नेचुरल फिनोमिनास के बारे में पढ़ते हो, है ना। नेचुरल फिनोमिनास की जो भी आपका प्रकृति में घटित घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं, इन सब के बारे में डील करते हो, इसके लॉज के बारे में पढ़ते हो, किस ब्रांच के अंदर पढ़ते हो, फिज़िक्स के अंदर। ठीक है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझते हैं कि कोई लाइट है वो कैसे ब्लो कर रही है, आपका करंट है वो कैसे फ्लो कर रहा है, किसी भी स्टोन में फ्री फॉल कैसे हो रहा है ना। तो चीज़ों के पीछे की जो भी रीजनिंग है कि कैसे कोई चीज़ हो रही है, हाउ थिंग्स आर वर्क, है ना, हाउ थिंग्स आर वर्क, कि किस तरीके से कोई चीज़ें जो है वो हो रही हैं, उनके पीछे की जो भी रीजनिंग है प्रॉपर एक एग्जैक्ट यूनिवर्सल एक लॉ देखकर जिस पर क्या बनाया गया, पूरा एक प्रिंसिपल बनाया गया, वो हम किस ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे, फिज़िक्स के अंदर। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ तक ये तो हमें मीनिंग तो क्लियर हो जाता है कि जो भी आपकी प्राकृतिक घटनाएं हैं, कैसे कोई भी चीज़ हो रही है, वो सब हम फिज़िक्स के अंदर पढ़ेंगे, है ना। अभी बात करते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि एक्चुअली में है क्या, है ना। देखिए सबसे पहले अगर बात करें कि जो हमारा फिज़िक्स है वो किस चीज़ पर बेस्ड है, आपका फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। मतलब ऐसे नहीं है किसी ने कुछ भी बोल दिया कि ये चीज़ ऐसे होती है तो उसको एक लॉ मान लिया गया, ऐसा नहीं है। प्रॉपर पहले एक चीज़ पर क्या होती है, कंप्लीटली रिसर्च है कि एक्चुअली में उसके पीछे की रीजनिंग क्या है, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करके उसके बाद उस पर क्या दिया जाता है, फैक्ट दिया जाता है। मतलब कुछ भी इसमें इल्यूजन टाइप नहीं है कि ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, या जादू टोना जैसा टाइप कुछ नहीं है। सिंपल जो चीज़ हो रही है उसके पीछे की रीजनिंग को देखा गया, देन उस पर क्या था, प्रॉपर आपका लॉ दिया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें बेस्ड ऑन द लॉ एंड द प्रिंसिपल, है ना, कि जो भी लॉ दिया जाएगा, जो भी लॉ होगा या जो भी फैक्ट दिया जाएगा वो सभी कैसे होंगे, आपका यूनिवर्सल होंगे। कैसे होंगे, यूनिवर्सल होंगे। यूनिवर्सल का मतलब है सार्वभौमिक होंगे, यानी हर जगह पर वो क्या होंगे, अप्लाई होंगे, हर जगह पर क्या होंगे, अप्लाई होंगे। जैसे अगर मैं सिंपल बात करूँ कि जैसे ग्रेविटी का कंसेप्ट है तो वो यहाँ पर भी सेम है, और किसी दूसरी कंट्री में चले जाओ वहाँ भी आपका ग्रेविटी का कंसेप्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद तो जो भी चीज़ें हैं वो कैसी रहेंगी, यूनिवर्सल रहेंगी। नेक्स्ट अगर बात करें कि दैट इज़ द एवर डायनामिक्स। अभी ये नहीं है कि किसी ने कोई लॉ दे दिया तो लाइफ टाइम पूरी उम्र जो है वो वही चलता रहेगा, है ना, ऐसा नहीं है। जो फिज़िक्स है हमारी वो क्या होती है भाई, एवर डायनामिक्स, यानी हर दिन उसमें कुछ ना कुछ नया चेंज आता रहता है। दैट इज़ नॉट स्टैटिक, ये जो है स्टैटिक नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ हर दिन क्या आता रहता है, चेंज आता रहता है। कुछ भी चीज़ें जो हैं वो फिक्स नहीं है। जैसे आपका अगर बात करें यूनिवर्स में तो वहाँ भी रोज़ कुछ ना कुछ जो है वो नया देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ से नेक्स्ट बात करें, जैसे हमने किया था कि जीव विज्ञान के जनक कौन थे, आपका अरस्तु। इसी तरीके से हमें यहाँ से करना है कि ये जो फिज़िक्स है भौतिकी, इसके जनक किसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस चीज़ को समझने के लिए इसको दो पार्ट में क्लासीफाई करके पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ से पढ़ते हैं क्लासिकल फिज़िक्स के बारे में। ठीक है, क्लासिकल फिज़िक्स मतलब कि आपका शास्त्रीय भौतिकी। सेकंड यहाँ से पढ़ते हैं मॉडर्न फिज़िक्स। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न फिज़िक्स। चलिए
यहाँ से अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। अभी अभी हमने बात करी है कि जो फिज़िक्स है उसके फादर कौन है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम इसको दो पार्ट में क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। एक आपका क्लासिकल फिज़िक्स या इसी को ही आप कह सकते हो एंशिएंट फिज़िक्स, यानी कि जो काफ़ी पुराना है, बहुत ही जो है वो पहले का है, जिसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका मॉडर्न फिज़िक्स, आधुनिक भौतिकी, या इसी को ही हम कह सकते हैं क्वांटम फिज़िक्स। क्या हो जाएगा? क्वांटम फिज़िक्स। चलिए यहाँ से एक चीज़ सीखिए इस चीज़ को समझने से पहले कि जो नेचर है उसमें दो चीज़ें हैं। देखो, एक तो आपका मास, अनदर इज़ द एनर्जी। ठीक है, यानी जो नेचर है वो इन दो चीज़ों पर बेस्ड है, मास एंड एनर्जी। मतलब कि आपका द्रव्यमान व ये हो जाता है आपका ऊर्जा, द्रव्यमान व ऊर्जा। तो जो हमारी एंशिएंट फिज़िक्स थी, ठीक है, ये बेसिकली आपका मैटर के ही दोनों पार्ट हैं, आपका मास एंड एनर्जी। तो जो हमारा एंशिएंट फिज़िक्स थी, इन्होंने मास और एनर्जी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बताया। ठीक है, इन्होंने नहीं बताया कि जो मास और एनर्जी है वो आपस में क्या हो सकती है, इंटरचेंज हो सकती है, ऐसे इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। फिर इसके बारे में किसने बताया कि जो मास और एनर्जी है उनका आपस में क्या है, रिलेशन है, वो आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, तो उसके बारे में किसमें बताया गया, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो यही चीज़ जो है इन दोनों को क्या कर देती है, क्लासिफाई कर देती है। अब हमने बात करी है कि जो क्लासिकल फिजिक्स है वो क्या है, आपका एंशिएंट है, मतलब कि उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। तो अगर यहाँ से बात करें जैसे मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में आपका क्या आता है, जिसमें आप किसके बारे में पढ़ते हो, चीज़ों की मोशन के बारे में पढ़ते हैं ना, यानी कि स्टडी ऑफ मोशन वगैरह, जिसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। जैसे अगर सिंपल एग्जांपल से बात करें कि लेंथ है, उसको आप मीटर में मेज़र कर लो, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, है ना, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि लेंथ को किलोग्राम में मेज़र कर लो, है ना। तो ये चीज़ें क्या आ जाती हैं, जो आपकी फिक्स हैं, जिसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, वो आप फिज़िक्स के किस ब्रांच के अंदर पढ़ते हो, क्लासिकल फिज़िक्स। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट अगर बात करें जैसे आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गया, कि जिसमें भी आप हीट एंड टेम्परेचर, मतलब ऊष्मा और आप ये तापमान वगैरह के बारे में पढ़ते हो। थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें आप क्या पढ़ते हो भाई, करंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के बारे में पढ़ते हो, क्लासिकल फिज़िक्स के अंडर आएगा। ऑप्टिक्स की बात की जाए, जिसमें आप जो है लाइट वगैरह, लेंस वगैरह के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, तो ये हमारी ऐसी फिज़िक्स है जिसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते, जो ऑलरेडी क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो इसके फादर कौन हो जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके फादर हो जाएंगे सर आइजैक न्यूटन। कौन हो जाएंगे भाई, सर आइजैक न्यूटन, ये हो जाएंगे इसके फादर, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। तो आधुनिक भौतिकी, इसके फादर कौन हो जाएंगे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके फादर हो जाएंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन हो जाएंगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये हो जाएंगे आपका मॉडर्न फिजिक्स के फादर, एल्बर्ट आइंस्टाइन। जैसे हमने यहाँ पर बात की कि मास और एनर्जी के बारे में, तो इन्होंने तो कुछ नहीं बताया, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यहाँ से मास और एनर्जी के बारे में एक लॉ दिया, एक इक्वेशन दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्या बताया, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E स्टैंड फॉर द एनर्जी, यानी कि आपका ऊर्जा, M हो जाता है मास, मतलब द्रव्यमान, C हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब कि लाइट का वेग, या आपका प्रकाश का जो भी वेग है ना। तो ये जो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये इक्वेशन दी गई। एक तो ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि ये इक्वेशन किसने दी, तो क्या आ जाएगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उसके बाद अनदर क्वेश्चन क्या आता है कि इसको क्या बोला जाता है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर को, इसको बोला जाता है सापेक्षता का नियम। क्या बोला जाता है, सापेक्षता का नियम, या फिर लॉ ऑफ रिलेटिविटी। क्या बोला जाएगा, सापेक्षता का नियम या फिर लॉ ऑफ रिलेटिविटी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। चलिए इतना समझ में आ जाएगा, लॉ ऑफ रिलेटिविटी यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमारा, है ना। उसके बाद तो ये जो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर था, इसने क्या दिया भाई, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए और मतलब एक नई फिजिक्स
फिज़िक्स के अंदर क्रांति ये लेकर आई चीज़ें। बाकी इसमें क्या होता है वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसी की क्लास में। अभी के लिए इतना सीखिए। जैसे नेक्स्ट हमने बात की है न्यूक्लियर फिज़िक्स, तो जिसमें क्या होता रहता है भाई, हर दिन कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ क्या होगा वहाँ पर चेंज होगा। जिसमें आप जनरली किसके बारे में पढ़ते हो, जैसे न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम बात करें एटॉमिक बॉम्ब वगैरह हो गए, है ना। और अगर बात करें इन्होंने जो है मेडिकल में भी काफ़ी ज़्यादा क्या कर ली है, तरक्की कर ली है मेडिकल साइंस में। मेडिकल साइंस में इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम बात करें, आपका कैंसर पेशेंट है ना, उसको आपने क्या करना है, ठीक करना है कैंसर पेशेंट के क्योरेंस के लिए। तो वहाँ पर हम किसका यूज़ कर सकते हैं, C60 मतलब कोबाल्ट 60। इसका यूज़ करके आप किसी कैंसर पेशेंट को ठीक कर सकते हो। इसी तरीके से जैसे आयोडीन 131 हो गया, इसका यूज़ करके आप गोइटर को ठीक कर सकते हो। गोइटर जो ये घेंगा रोग हो जाता है, जैसे ये जो हमारी यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होती है, इसमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो ये इसको आप किससे ठीक कर सकते हो, आयोडीन 131। तो ये सारा क्या है, आपका न्यूक्लियर फिज़िक्स का ही तो पार्ट है ना। यानी कि जहाँ पे हर दिन क्या होगा, कुछ ना कुछ नया चेंज आएगा, उसको हम किस ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे, मॉडर्न फिज़िक्स। इसी तरीके से जैसे आपका एस्ट्रोनॉमी हो गया, कि जो भी आपका सन के अराउंड प्लैनेट मूव कर रहे हैं, है ना, या वहाँ पे नई नई जैसे सैटेलाइट्स वगैरह हैं, वहाँ भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो उसको हम किसके अंदर डील करेंगे, मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रो क्लास ऑफ द फिज़िक्स। तो देखिए इसको सम अप कर देते हैं। सबसे पहले आपका फिज़िक्स वर्ड फ्यूजिस से आया है, जिसका मतलब है नेचर। नेचर के बारे में पढ़ते हो, या जो भी नेचुरल फिनोमिनाज हैं, प्रकृति में जो भी घटित घटनाएँ हैं, चीज़ें कैसे हो रही हैं, उनके पीछे की रीजनिंग क्या है, उन सब के बारे में डील करते हो, है ना। फिर फिजिक्स को मेनली दो ब्रांच में पढ़ा आपने, एंशिएंट फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। अगर बात करते हो एंशिएंट या फिर क्लासिकल फिजिक्स की, जो पुराने टाइम से चलती आई है, जिसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, उसके फादर कौन हो जाएंगे, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए मॉडर्न फिजिक्स की, तो इनके फादर कौन हो जाएंगे, आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसमें हर दिन क्या होता है, कुछ ना कुछ नया चेंज आता है। और एक इक्वेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन की काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, E=mc², जो क्या था आपका सापेक्षता का नियम या फिर लॉ ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रो क्लास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।